बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दो और मेहमान हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, जिनका स्वागत करती हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा और साथ ही क्रेडिट ट्रायंगल के एडवाइजर और मेंटोर गौरव वाधवानी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। चर्चा की शुरुआत करेंगे क्रेडिट कार्ड के मुद्दे के साथ और यहाँ मैं फोकस करना चाहती हूँ क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर। गौरव, मुझे बताएं, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो तय कैसे होती है? क्या इसको तय करने के पीछे आपका कोई रोल होता है जिनको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है? देखिए, क्रेडिट लिमिट जो होती है वो बैंक, जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो बैंक आपकी एनुअल इनकम, आपकी उम्र, आपके पास और कितना लोन्स आपके चल रहे हैं जो कि आपके क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट में दिखता है, उससे डिटरमाइन किया जाता है। दूसरा, आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है उसके ऊपर आपको एक क्रेडिट लिमिट जो है असाइन की जाती है जब आप पहली बार कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो, जब नया आपको कोई कार्ड मिलता है। दूसरा, आपका ये कार्ड जो है ये आप जब आप ये यूज कर रहे होते हो तब भी उनकी जो है वो लिमिट जो है ऊपर और नीचे बढ़ाई और घटाई जा सकती है इन्हीं पैरामीटर्स पे कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपका पेमेंट पैटर्न कैसा है, आपके टोटल डेट ऑब्लिगेशंस क्या है और आपकी उम्र कितनी है। यहाँ पर एक चीज जो बहुत साफ तौर से सामने आती हुई दिखाई दे रही है हर्ष, 14 बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी और बैंकों ने लगभग 2020 में $99 बिलियन के क्रेडिट लिमिट को घटाया है। कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कईयों क्रेडिट लिमिट घटी भी है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या तर्क हम इसको समझें हमारी फाइनेंशियल बिहेवियर के लिहाज से? कविता, देखिए, अगर कोविड के दौरान में अगर आपकी क्रेडिट लिमिट कम हुई है तो वो क्लियर सी इंडिकेशन है कि जो इशूइंग बैंक्स हैं वो अपना जो क्रेडिट एक्सपोजर है वो कम करना चाह रही है। ये हमने बहुत ही कॉमन सिचुएशन थी जहाँ पे सैलरी कट्स हो रहे थे लोगों के, जॉब लॉस हो रहा था, या सैलरी टाइम पे क्रेडिट नहीं हो रही थी। ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हुई थी। तो आई थिंक इट्स अ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक और एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके तहत उन्होंने जो भी इनके ऐसी प्रोफाइल थी जिसमें क्रेडिट स्कोर कम होगा या ऐसी कोई इंडिकेशन होंगी या पास्ट कोई रिकॉर्ड होगा जिसमें डिफॉल्ट या ओवरड्यू होगा पेमेंट, उन लोगों की उन्होंने क्रेडिट लिमिट अगर कम की है तो इट इज इन लाइन विद द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द इशूइंग बैंक। तो अब ऐसे में गौरव, मुझे समझना हो कि हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ती कब है, घटती कब है, तो इसके पीछे क्या क्या उदाहरण आप देकर समझा सकते हैं? देखिए, इसकी बैंक जो है एक तो ऑटोमेटिकली आपका रिव्यू करता रहता है। लेट्स से आपका 1 साल हो गया क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो बैंक आपका पुराना पेमेंट पैटर्न, आपकी जो आपने पेमेंट टाइम से किया है, नहीं किया है, कितना यूज किया है, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली एक क्रेडिट कार्ड लिमिट जो है वो बढ़ा देता है, कम भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिनेरियो है। नाउ, अगर आपको अपनी क्रेडिट लिमिट जो है बढ़वानी है खुद से, तो आपको बैंक को नए फाइनेंशियल्स देने पड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका सैलरी बढ़ गया है तो ये बैंक को तो नहीं पता होगा। बैंक तो खाली आपके क्रेडिट रिपोर्ट में से ये देख सकता है कि आप टाइम, एक तो वो उनके पास उनका पेमेंट हिस्ट्री है, दूसरा क्रेडिट लिमिट पे ये रिपोर्ट पे देख सकता है कि आप बाकी जगह पे कैसे परफॉर्म करें। उसके बेसिस पे एक लेट्स से एक्स आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा देता है। तो अगर आपको उससे ज्यादा अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़वानी है तो आपको अपने फाइनेंशियल्स देने पड़ेंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एज और क्रेडिट हिस्ट्री एक बड़े फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर बैंक्स जो है ये रिव्यू करते रहते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट लिमिट अच्छी खासी है या अभी अभी बढ़ी है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन हर्ष, ऐसे में बहुत लाजमी भी है कि आप ओवर स्पेंड कर जाएंगे। आप भी बहुत ट्रैवल करते हैं, आपको भी अपनी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता होगा और उसको संभाल के भी रखना पड़ता होगा। तो किस तरह से निगरानी करें अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट की और कैसे समझदारी से इसका इस्तेमाल करें, इसके लिए आप क्या अहम पॉइंट्स बताएंगे? वेल कविता, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि हर टाइम हम ये समझते हैं कि अगर हमारी क्रेडिट लिमिट बढ़ रही है तो वो अच्छी ही है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट मान लीजिए 5 या 7 लाख ऑलरेडी इशू की गई है, आपको ये अपने आप से सोचना है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक का फोन आता है सामने से और कहते हैं कि हम आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा रहे हैं और लाख या 2 लाख रुपए से। तो आपको ये सोचना है कि क्या आपकी लिमिट 5 या 7 लाख होने के बावजूद आपको उससे ज्यादा लिमिट की जरूरत है क्या? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरी लिमिट लेके फायदा नहीं है। अगर आपने बड़ी लिमिट ले ली, अगर कुछ कार्ड पे फ्रॉड होता है तो उतना ही आपकी लिमिट यूटिलाइज होगी। और मान लीजिए कि आपको बड़े हायर लिमिट लेनी है, वो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आपने सोच समझ के अगर ये डिसीजन ले रहे हैं।
तो आप हायर लिमिट अगर लेते हैं तो हर एक कार्ड इशुइंग कंपनी या बैंक है, उनका एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप अपने कार्ड की लिमिट सेट कर सकते हैं। तो एक आप उसमें ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें आप कहते हैं कि दिन का मेरा ट्रांजैक्शन या कोई एक अपर लिमिट एक्स अमाउंट की होनी चाहिए, और अगर उसके ऊपर जाता है तो आप अपने ऐप में फिर से जाके वो लिमिट को रीसेट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप ज्यादा लिमिट लेके भी रखे हैं तो उसमें आप एक सब लिमिट, डेली सब लिमिट बना सकते हैं, और उससे आपको इतना श्योरिटी होगा कि मिसयूज होगा या आप अगर खर्च करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आप अगर लिमिट ले रहे हैं थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि हम ये क्रेडिट फ्री नहीं है। आप ऐसा अगर स्वाइप कर रहे हैं, कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आपको वापस चुकाना है, और अगर टाइम पे नहीं चुकाया तो बहुत ज्यादा पेनल्टी और ब्याज देना पड़ता है। तो जस्ट थोड़ा केयरफुल अगर लेके करें तो कार्ड एक बहुत अच्छी चीज है जिसको आप बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन लिमिट बढ़ाने को लेकर आप मना भी तो कर सकते हैं ना गौरव। अगर आपको लगता है कि आपकी मौजूदा क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो आपके लिए पर्याप्त है, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी पैसे के तौर पे भी ट्रीट करते हैं, तो आप मना भी तो कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आपको बिना बताए बैंक आपकी लिमिट बढ़ा देगा। नहीं, बैंक आपको बिना बताए कभी भी लिमिट नहीं बढ़ाएगा। बैंक हमेशा जब ऑटो रिव्यूअल में जाता है तो वो हमेशा आपसे कंफर्मेशन लिया जाता है, आपकी कंसेंट के बाद ही क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाती है, उसके बिना नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो जब तक आप कंसेंट नहीं दोगे कि जो ऑटो रिव्यू में गया है और उसको बढ़ाना चाहते हो, बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट कभी नहीं बढ़ाएगा। इनफैक्ट आप बैंक को फोन करके अपनी क्रेडिट लिमिट कम भी करा सकते हो। हालांकि कम कराना और बढ़ाना ये दोनों के अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं क्रेडिट स्कोर पे, और डिपेंडिंग ऑन आपका पेमेंट पैटर्न कैसा है और आप कितना उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, जैसा कि हर्ष जी ने कहा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाओ या कम कराओ। सवाल आपसे यही है गौरव कि कम कराना और अपने आप कम हो जाना, इसमें कितना फर्क है और क्या इम्पैक्ट करेगा आपके क्रेडिट स्कोर पर? देखिए, कम कराना और अपने आप से कम हो जाने में फर्क है। कम अगर अपने आप से हुई है तो मतलब बैंक ने कुछ देख के आपकी क्रेडिट लिमिट कम करी है। मतलब या तो आपके जो आपका क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें उसको कुछ ऐसे पेमेंट पैटर्न्स दिखे हैं कि वो उनको लगता है कि आप इतना पैसा वापस नहीं कर सकते हो, आपका रिस्क प्रोफाइल बढ़ गया है, तो वो आपकी क्रेडिट लिमिट कम कर देंगे। और आप अगर खुद से कम कराओगे तो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं है। देखिए, क्रेडिट स्कोर का इंपैक्ट क्रेडिट लिमिट से नहीं आता है। इसलिए ये होता है, बोलते हैं कि कोई भी क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हो तो उसको 33% से ज्यादा नहीं यूज करो। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट मान लीजिए आज 1 लाख है और आप उसको 1 लाख रुपए तक हर महीने यूज कर रहे हैं, तो बैंक हमेशा ये सोचेगी या क्रेडिट रिपोर्ट से जो एनालिसिस होगी कि आप हमेशा 1 लाख तक जा रहे हो, मतलब अपनी क्रेडिट लिमिट का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो। लेकिन यही मान लीजिए अब आपकी स्पेंड जो है 1 लाख हो रही है और बैंक ने आपकी क्रेडिट लिमिट जो है 50,000 कर दी। अब आप बार बार ओवर लिमिट होते रहोगे क्योंकि आपके पास और कोई जरिया है नहीं पे करने का। तो इससे जो है ओवर लिमिट जाने से आपकी क्रेडिट लिमिट, जो क्रेडिट स्कोर है, वो गिर जाता है। तो आपको ये सोचना है, समझना है कि आपका स्पेंड्स कितने हैं। अगर आप वॉलंटरीली कर रहे हो और उस हिसाब से आप अपना क्रेडिट लिमिट जो है मेंटेन करो। प्रशांत, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। की जो लिमिट होती है, वैसे तो आपका जो जी, अब मैं ये सवाल हर्ष को पूछना चाहती हूँ क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर के मुद्दे पर आ गए हैं। ओवरऑल क्रेडिट लिमिट एकलौता पैमाना नहीं है जो आपकी क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट डालता है। हर्ष, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखी जाती हैं, आपके क्रेडिट कार्ड और आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को ओवरऑल, जिसकी वजह से आपकी रेटिंग पर असर पड़ता है, आपके स्कोर पर असर पड़ता है। एकलौता, आप तो बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, तो एकलौता लिमिट के चक्कर में कितनों की स्कोरिंग, क्रेडिट स्कोरिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो खराब हुई है? क्या इस तरह का कोई केस आपने देखा है आता हुआ? नहीं कविता, इनफैक्ट जो क्रेडिट स्कोर बनता है वो आपके जो बिहेवियर है, आपके जो लिमिट्स हैं या लोन्स है, हाउसिंग लोन हो गया, व्हीकल फाइनेंस हो गया, आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट्स अगर हो गई, तो ये क्रेडिट स्कोर जो आपका बनता है ये उस हिसाब से बनता है। तो कई लोगों को इनफैक्ट मैं जानता हूं कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया या कोई लोन लिया अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी लेवरेज प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी लोन नहीं है आपके पास, तो आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वैसे बनती नहीं है। तो उस हिसाब से कई लोगों ने ले रखा है। तो जहां तक आपका सवाल है कि अगर क्रेडिट लिमिट आपने अपनी वॉलंटरीली, आपने जाके कहा कि मुझे क्रेडिट लिमिट घटानी है, तो जैसे गौरव ने कहा कि उन्होंने ये बताया है कि आपको कितनी यूज करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अगर आपका 1 लाख का लिमिट है और आप उसे 30-35% तक यूज कर रहे हैं और आप उसके ऊपर जा रहे हैं, तो अगर आपने लिमिट, आपने ये सोचा कि मेरा 30,000 के हर महीने खर्चे होता है, तो 1 लाख की लिमिट को आपने घटा के 50,000 कर ली, और 50,000 के बाद में आप 30,000 यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो यूसेज है टू क्रेडिट लिमिट वो परसेंटेज बढ़ जाता है। तो जो आपका स्पेसिफिक सवाल है वो ये है कि क्या आपने क्रेडिट लिमिट घटाने से, वॉलेंट्री या मैंडेटरी, आपका अगर घटा है तो उससे क्रेडिट स्कोर पे असर आता है? तो वेल आई थिंक वॉलेंट्रीली आप कर रहे हैं तो असर नहीं आना चाहिए, और अगर बैंक अपनी तरफ से कर रहा है तो डेफिनेटली आपको एक रेड फ्लैग है कि कहीं ना कहीं आपके नाम पे कोई डिफॉल्ट रिपोर्ट किया गया होगा, या एक प्रोफाइल ऐसी बन रही है जिसमें बैंक नहीं समझता कि आप इतनी क्रेडिट लिमिट की आप डिजर्व करते हैं। तब आपको डेफिनेटली अपने सिविल रिपोर्ट या कोई भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में जाके आपको देखना चाहिए कि कहीं कोई मिस रिपोर्टिंग तो नहीं हुई है। और बाकी जहां तक ये सवाल है कि कोई स्पेसिफिक केस मेरे सामने आया है, जी नहीं, मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक केस देखा नहीं है जिसमें क्रेडिट लिमिट घटाने की वजह से कोई उनका स्कोर पे बहुत ज्यादा असर आया। क्रेडिट लिमिट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत अहम हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर आप क्रेडिट बिहेवियर की बात हो रही है, साथ ही जिस तरह से आप इसको इमरजेंसी पैसे की तरह ट्रीट करते हैं वो भी अगर आप समझदारी से करें तो आपकी स्कोरिंग के लिए काफी बेहतर होगा। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनके क्रेडिट कार्ड बिहेवियर को लेकर। हर्ष, आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे शो में और दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। क्या हमारे साथ श्रीधर, हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं? हाँ, यस। श्रीधर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमारे शो पर भेजा है। एसबीआई ब्लू चिप, डीएसपी मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एबीएसएल टैक्स रिलीफ, आपके ये फंड्स हैं जिसमें आप लगभग 20,000 रुपए की कुल मिला के हर महीना एसआईपी कर रहे हैं। आपका जो टारगेट है वो रिटायरमेंट का है, 2 करोड़ कमाने का आपका लक्ष्य है इस पोर्टफोलियो से, और आपके पास टर्म प्लान भी है। और मुझे ये बताएं कि कितना समय बचा है सर आपके रिटायरमेंट में? अभी 25 ईयर्स, 25 साल है, और उसके बाद ये 2 करोड़ आपके लिए काफी होंगे, इसका आपने कैलकुलेशन किया हुआ है ना? हाँ सही। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हर्ष, अगर हम मान के चलते हैं कि इन्होंने अपना लक्ष्य देखभाल कर निर्धारित किया हुआ है, फंड कैसे हैं, क्या बदलाव करें? 25 साल का समय है, देखिए। हाँ, तो देखिए कविता, अगर हम 20,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए कर रहे हैं, अगर हम 12 to 14% रिटर्न अनुमान लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 2 करोड़ का जो टारगेट है वो इनका पूरा हो जाएगा। जहां तक एलोकेशन और स्कीम्स की बात है, देखिए अगर एक नजर में देखें तो ऐसी कोई भी कोई रेड फ्लैग्स नहीं है श्रीधर आपके पोर्टफोलियो में कि आपको कुछ बदलाव करने की कोई स्पेसिफिक जरूरत है। एक बिरला टैक्स 96 फंड, शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ऑफ लेटली इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बिरला एज अ फंड हाउस आई वुडंट गिव अप ऑन देम कि ये एक हो सकता है एक फेज हो जिसमें रिटर्न अच्छे नहीं हो, फंड मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है, तो ये डेफिनेटली सूनर लेटर बाउंस बैक कर लेंगे। जहां तक एक स्मॉल कैप फंड पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, मेरी पर्सनल राय ये रहती है कि एक प्योर डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड ना लेके हम एक फ्लेक्सी कैप फंड लें। उसका कारण ये है कि अगर आपके फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि कोई स्मॉल कैप कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो उसे चेरी पिक कर लेंगे। ये अगर एक फ्लेक्सी कैप या कोई दूसरी फ्लेक्सी कैप फॉर्मेट में है अगर है, तो एक प्योर स्मॉल कैप फंड में क्या होता है कि एक मैंडेट है कि मिनिमम 65% ऑफ द AUM उनको स्मॉल कैप में ही खरीदना है। तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है स्मॉल कैप में, तो भी फंड मैनेजर को पैसे डिप्लॉय करने के लिए कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है। तो स्मॉल कैप में मुझे ऐसा लगता है कि जो कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है वो चेरी पिकिंग में ज्यादा है, रादर देन जस्ट बाइंग एवरीथिंग इन स्मॉल कैप। सो अगर आप चाहें तो HDFC स्मॉल कैप बंद कर सकते हैं और उसकी जगह पे एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। तो फ्लेक्सी कैप में आपको 2 नाम बता दूं, कोटक फ्लेक्सी कैप एक फंड है, या तो UTI फ्लेक्सी कैप, इनमें से कोई भी एक फंड चूज कर लें और उसमें ये HDFC स्मॉल कैप का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप फ्लेक्सी कैप के जरिए कर लें, तो मेरे हिसाब से बेटर है। लेकिन अगर आपने कोई बहुत ही सोच समझ के और स्मॉल कैप में एक कॉन्शियस एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो HDFC स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप इज अ मच बेटर फंड। आगे बढ़ते हैं, शंभू कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। इनका सवाल बहुत 2 लाइन का सवाल है इनका। इनको 25,000 रुपए हर महीना निवेश करने हैं और ये 25 साल के बाद 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। सर सही सवाल है आपका, कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप शंभू कुमार जी? नहीं, ये ठीक है, यही सवाल है मेरा।
क्या करते हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? ओ बिहार से बोल रहे हैं, मुंगेर से। बढ़िया, चलिए हर्ष बताएं आप। शंभू कुमार जी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम करवाएं, उससे पहले मुझे बताइएगा आप क्या पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में? नहीं, इसके पहले मेरा एक्सिस में 5000 पर मंथ टैक्स में करता है, लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो वो चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, 5000 5 साल से चल रहा है। चलिए ठीक है, उसके अलावा कहाँ इनको चलिए 5 साल से चल रहा है, लेकिन उसके अलावा आपको 25,000 रुपए और निवेश करने हैं, बताएं हर्ष। तो एक अच्छी बात यह है शंभू कुमार जी कि अगर 25,000 रुपए आप देख रहे हैं 25 साल के लिए, और हम अगर अनुमान लगाएं कि एक लंबी अवधि में एसआईपी के जरिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर अगर आपको 12 से 14% आसपास का रिटर्न मिलता है, तो आपका ये जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात यह है कि 5 करोड़ लगने में ऐसे बहुत बड़ा लगता हो, लेकिन क्योंकि 25 साल है और आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 का है, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो वो एक अच्छी बात है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट, आपका एक पोर्टफोलियो बनाए तो, और क्योंकि ये 25 साल का टाइम होराइजन है, मैं सजेस्ट करूंगा कि हम प्रिडोमिनेंटली इसे एक इक्विटी पोर्टफोलिए बनाए, ताकि लॉन्ग टर्म में उसमें आपको ग्रोथ के पोटेंशियल मिले। आप एसआईपी के जरिए कर रहे हैं तो मार्केट वोलेटिलिटी से भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप 5-5 हजार करके इन 5 स्कीम के नाम बताता हूं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, कैनरा रुबैको इमर्जिंग इक्विटी फंड, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड, और एक इंटरनेशनल फंड जो अभी खुला है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। तो ये पोर्टफोलियो आप बनाएं और हर 2 साल में एक बार रिव्यू कर लें कि आपका पोर्टफोलियो कर कैसा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ नहीं पा रहे हैं, अशोक घरगीन, लेकिन इनका सवाल हमारे पास पड़ा हुआ है, मतलब इनका सवाल आया हुआ है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जोड़ा, एक्सिस स्मॉल कैप, एम इमर्जिंग ब्लू चिप, मेरा एसेट का टैक्स सेवर भी है, पीजीआईएम का मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF है, मेरा एसेट का हाइब्रिड फंड है, निप्पॉन इंडिया का बैलेंस एडवांटेज और सीआर ब्लू चिप इक्विटी भी है इनके पास। तो अब इनको भी चाहिए 2 करोड़ रुपए 20 साल के बाद, 35,000 रुपए कुल मिला के इनकी एसआईपी चल रही है, और पूछ रहे हैं कि क्या ये पर्याप्त है इनके गोल के लिए। हर्ष। तो कविता, अगेन वही पॉइंट है कि क्योंकि लंबी अवधि, हमने सारे क्वेश्चन जो देखे वो 20 साल 25 साल की अवधि के साथ आ रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड साइन कि लोग लॉन्ग टर्म सोचने लगे हैं और उसके बारे में उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो टारगेट्स हैं वो 2 करोड़ 5 करोड़ सुनने में इतने बड़े लगते हैं, लेकिन अच्छी बात वापस ये है कि 35,000 का जो एसआईपी कर रहे हैं वो इनका जो टारगेट है वो डेफिनेटली कवर हो जाएगा, उससे इनफैक्ट कहीं ज्यादा वो एक्सीड कर लेंगे। अब दूसरी एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जितने भी पोर्टफोलियो अभी देखें सब में आप देखेंगे स्कीम्स जो इंडिविजुअली हैं वो सारी अच्छी हैं, विच मीन्स लोग एक तो चीज अच्छी कर रहे हैं कि सुन रहे हैं कि कौन सी अच्छी स्कीम है वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना है। तो सारी स्कीम अपने आप में कोई ऐसे लगता नहीं है कि कोई गलत उनके पोर्टफोलियो में आ गया, लेकिन एक कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम देखेंगे पूरे पोर्टफोलियो को अगर नजर डालें तो उसमें देखिएगा कि डुप्लीकेशन बहुत है, और उसमें 35,000 के लिए आपके पास 9 स्कीम से इतनी जरूरत नहीं है। तो एक काम हम जरूर इनके लिए कर सकते हैं, हम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देते हैं, हम 2 स्कीम उड़ा देते हैं और बाकी 7 स्कीम में इनका पूरा 35,000 रखते हैं। तो अशोक जी, मैंने एक काम जरूर किया है कि आपकी कोई नई स्कीम जोड़ी नहीं है, जो आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है उसी में थोड़े बदलाव कर रहा हूँ। तो पहला बदलाव यह है कि आप ये निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड और मेरा एसेट हाइब्रिड फंड, इन दोनों में अपनी एसआईपी जो जा रही है वो बंद कर दें। जितना एग्जिस्टिंग कॉर्पस इकट्ठा हुआ है वो भी आप रिडीम कर लें, और यही जो पैसा है, जो एसआईपी है और जो लमसम आपके पास होगा, वो आपके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कैनरा रुबैको ब्लू चिप फंड है उसमें आप 3,500 की एसआईपी बढ़ा लें। तो पहले से आपका 5,000 जा रहा है और अब आप 3,500 बढ़ाएंगे तो 8,500 रुपए की एसआईपी होगी। पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में आप अपनी एसआईपी बढ़ा के 3,000 से 6,000 कर लीजिए। तो 7 स्कीम्स में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और जो आपने रिडेम्पशन करेंगे निप्पॉन की और मेराई की स्कीम में से, वो आप डिवाइड करके इन दोनों स्कीम्स में जमा कर दें। तो थोड़ा हमने पोर्टफोलियो कंसाइज कर दिया बिना कोई मेजर चेंजेस किए हुए आपके एलोकेशंस को लेते हुए। ऑलराइट, चलिए तो ये सलाह इनको दी जा रही है। वक्त हमारे पास लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास सवाल भी हैं आपसे पूछने के लिए। इस बीच हम निवेश गुरु मंत्रा की ओर रुख कर लेते हैं।
है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र? कविता, एक ही चीज कहूंगा मैं कि हमने जितने पोर्टफोलियोज अभी देखे, हमने देखा कि एक बहुत कॉमन चीज है जो मैंने अभी इन सवालों में भी लिया है, और वो ये है कि लोग इंडिपेंडेंटली स्कीम्स के नाम सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ते हैं उसके बारे में, या कोई ना कोई चैनल पे जाके जो नाम लिए जाते हैं उस नाम सुनते हैं और वो सारी नाम उठा के अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं। तो इंडिपेंडेंटली स्कीम्स अच्छी होंगी, वो समझ में आता है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में उसका बैलेंस कैसे हो रहा है। आपको डुप्लीकेशन नहीं करना है, आपको बहुत सारी स्कीम जोड़ के कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो एक पोर्टफोलियो लेवल पे भी देखें और अपने पोर्टफोलियो में 6 या 7 स्कीम, इनफैक्ट 5 to 7 स्कीम से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। तो अपने पोर्टफोलियो में अगर 7 स्कीम से ज्यादा है तो आपको वक्त है कि कुछ ना कुछ आपको बंद करना हो, भले ही वो स्कीम अच्छी क्यों ना हो। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई है। और दर्शकों को बता दें कि सवालों का सिलसिला आपका बरकरार रख सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा 9619873567, ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। चाहे तो वीडियो के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा अपने सवालों का वीडियो। नमस्कार।